आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है व्यास 3 मीटर का एक कुआं है, 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बात की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक कुआं है। पहले एक कुआं बना लेते हैं। कुआं आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कुआं होता है वो बेलन के आकार का होता है। तो मैं यहाँ पर एक कुआं बना रहा हूँ। इस प्रकार से ये कुआं बन गया। कुआं बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है, गड्ढा करना पड़ता है ताकि हम कुआं बना पाएं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कुआं है उसका व्यास है 3 मीटर। चलिए, ये इसका व्यास है। व्यास यानी कि डी कितना है? 3 मीटर। अगर आप इसमें r निकालेंगे तो इसका आप आधा कर देंगे व्यास का, तो ये 3/2 मीटर। और अगर आप इसको पॉइंट में बदल देंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा? 1.5 मीटर ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर और क्या कहा गया है? कुआं जो खोदा गया है वो 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। गहराई अगर हम इसकी देखें, अगर इसकी ये गहराई है तो गहराई इसकी क्या कहलाएगी? इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो 14 मीटर हमें जो है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। 14 मीटर इसमें हमें ऊंचाई दिया है। ये सारी चीजें आपको दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कुआं ये खोदा गया था तो 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है, तो गहराई तो क्या बन जाएगी? इसकी ऊंचाई बन जाएगी। और बाकी चीजें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कुआं खोदने के बाद जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी को क्या किया गया है? इस कुएं के चारों ओर एक वर्ताकार वलय के रूप में बना दिया गया है। तो अगर इसके चारों ओर वर्ताकार वलय बना देंगे तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मैं इस वर्ताकार वलय को अलग से बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें से ये तो है कुआं और ये उसके चारों तरफ वर्ताकार क्या बना दिया? वलय बना दिया है। तो ये आपका क्या है? ये आपका कुआं है और इसके चारों ओर वर्ताकार वलय है ये। तो मैं वर्ताकार वलय को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वर्ताकार वलय को मैं इसलिए अलग से दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको समझने में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो वर्ताकार वलय बना हुआ है ये इस कुएं के चारों ओर है। और हमें इस वर्ताकार वलय का उसने क्या दिया है क्वेश्चन में? 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय है। इसकी चौड़ाई यानी कि जो ये है ये कितना है? 4 मीटर
चौड़ी है ये। तो यहाँ से यहाँ तक तो 4 मीटर चौड़ी है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये तो कुएं की त्रिज्या है। तो कुएं की त्रिज्या कितना है यहाँ पर, कुएं की त्रिज्या है आपका ये 1.5। तो ये आपका 1.5 मीटर रहेगा। ये आपको समझना है कि जब आप इस कुएं से जो मिट्टी निकाली जाएगी इसके चारों तरफ बिछा दिया जाएगा, वर्ताकार वलय बना दिया जाएगा। तो अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा, जिसमें ये आपका कुआं रहेगा और ये उसके चारों तरफ वर्ताकार वलय के रूप में मिट्टी है। तो ये जो वर्ताकार वलय बनाया गया है वो इस कुएं की खुदाई से जो मिट्टी निकाली गई है उसी से बनाया गया है। तो कुएं द्वारा जो मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन बराबर होगा वर्ताकार वलय के आयतन के। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो वर्ताकार वलय बनाया है, इस वर्ताकार वलय जो है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें कुछ न कुछ ऊंचाई भी होगी, जब इसके चारों तरफ फैला के इस वर्ताकार वलय को बनाया जाएगा तो इसमें ऊंचाई भी होगी। ऊपर से देखेंगे तो आपको ऊंचाई नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब ये इसके अंदर रहेगा तो ये आपको दिखाई देगा। अगर मैं इस वर्ताकार वलय को इसके अंदर बना के आपको समझाना चाहूँ, इस वर्ताकार वलय को मैंने आपको अलग से इसलिए दिखाया है ताकि आप इसको समझ पाएं। और जब आप इसको इसके अंदर वर्ताकार वलय के रूप में देखेंगे तो ये आपको चारों तरफ गोल होना चाहिए। इस प्रकार से जब ये आपको गोल दिखाई देगा तो इसमें कुछ न कुछ यहाँ पर आपको ऊंचाई भी मिलेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊंचाई भी कुछ न कुछ मिलेगी देखने को। इस प्रकार से मतलब ये गोल गोल आपको दिखाई देगा। मैंने इसको अलग से समझाया है ताकि ये अच्छे से समझ में आए। अगर ये वर्ताकार वलय के रूप में रहेगा तो इसमें कुछ न कुछ ये ऊंचाई भी आपको मिलेगी। तो हमें इस वर्ताकार वलय की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ये जो वर्ताकार वलय बनाया गया है इसमें जो मिट्टी है वो इस कुएं से निकाली गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुएं का जो यानी कि मिट्टी का जो आयतन है, क्योंकि ये कुआं खोदा गया है इसके अंदर से मिट्टी जो है इस वर्ताकार वलय में लगाया गया है, मतलब कि उस मिट्टी का प्रयोग करके वर्ताकार वलय बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, ये वर्ताकार वलय का आयतन। वर्ताकार वलय यहाँ पर जो है इसको बांध कहा गया है। ये वर्ताकार वलय तो है ही, इसको बांध कहा गया है। बांध का आयतन भी लिख सकते हैं, या चलिए मैं वर्ताकार वलय लिख देता हूँ ताकि पूरा पूरा समझ में आए। वर्ताकार वलय का आयतन। तो अब आप फॉर्मूला लगाइए। मिट्टी का आयतन, तो मिट्टी किस में से निकाली गई है, इस कुएं की खुदाई करके। तो कुआं किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो आप फॉर्मूला लगाइए बेलन का आयतन का। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। और ये जो वर्ताकार वलय है, वर्ताकार जो वलय आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब आप इस वर्ताकार वलय का आयतन निकालने जाएंगे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा इसमें ये आप इसकी चौड़ाई देख रहे हैं और इसमें क्या है, ये इसमें मिट्टी भरी हुई है। ये मिट्टी है
तो इसका जब आप आयतन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। इस वर्ताकार वलय का आयतन का जो फॉर्मूला है वो अलग है। वो फॉर्मूला इस प्रकार से है कि पाई तो रहेगा ही यहाँ पर, पाई, आर इसकी जो है त्रिज्या वो इस प्रकार से निकाली जाएगी। इसमें दो आर है, एक आर तो है यहाँ से यहाँ तक कुएं का, दूसरा आर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दो त्रिज्या है। तो इसलिए हमें जो है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को हम यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। यानी कि जब आप बड़ी त्रिज्या निकालेंगे, बड़ी त्रिज्या, अब हम जो बात कर रहे हैं ये वर्ताकार वलय के आयतन के ऊपर बात कर रहे हैं कि वर्ताकार वलय का आयतन आप कैसे निकालेंगे। बड़ी त्रिज्या कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 और प्लस यहाँ से यहाँ तक 4, ये यानी कि ये मिलेगा आपको 5.5। और छोटी त्रिज्या तो हमें पता है, छोटी जो त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कुएं की त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि ये रहेगा 1.5। तो बड़ी त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और छोटी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो इसका जो वर्ताकार वलय का आयतन का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, पाई R यहाँ पर बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक लीजिए, यानी कि R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और गुणा में H। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तब प्रयोग करना है जब इस प्रकार से कोई वर्ताकार वलय बनता है। जब भी कोई इस प्रकार का वर्ताकार वलय बनेगा तब आपको ये फॉर्मूला प्रयोग करना होगा। हमेशा यही फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार के किसी भी वर्ताकार वलय का आयतन ज्ञात करने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप पाई से पाई काट दीजिए। R कितना है, अब क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का आयतन है वो कुएं का है, कुएं का आयतन, तो इसलिए R आप यहाँ से लीजिए। R कितना है, यहाँ पर R है 1.5। तो 1.5 इसका स्क्वायर करना है तो इसको हम दो बार लिख देते हैं। इसमें हमें इसकी ऊंचाई भी पता है, कितनी है ऊंचाई, 14। और ये सब मीटर में है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मीटर और सेंटीमीटर का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, R1 कितना है, R1 आपका 5.5 है, इसका स्क्वायर माइनस R2 कितना है, R2 1.5 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे आप, 1.5 का भी स्क्वायर करेंगे, फिर गुणा में H रहेगा। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये जो 5.5 का स्क्वायर है माइनस 1.5 का स्क्वायर है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जब आप 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो जब मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहले तो हम 5.5 की गुणा 5.5 में कर लेते हैं। तो 5 25 25, 5 25 25 और 2 27, और फिर इसमें किया जाएगा फिर से 275 आ जाएगा, और ये आएगा 7 5 12 2 हासिल 1, 7 2 9 10 की 2 हासिल 1, यानी कि आपको मिल जाएगा
30.25 ये मिला, माइनस फिर आप 1.5 का भी स्क्वायर करिए। तो जब आप 1.5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा, और फिर 5 और 1 7 5 12 225 पॉइंट यहाँ 2 डिजिट पे है, तो 2.25 आएगा। और फिर आप यहाँ गुणा करेंगे h से। तो जब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा 28 घटाने के बाद, और गुणा में h रहेगा, और यहाँ बचा 1.5 गुणा में 1.5 गुणा में 14 ये मिलेगा इधर आपको। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, h निकालने जाएंगे, तो 1.5 गुणा 1.5 गुणा में 14, और ये जो 28 गुणा में वो बटे में आ जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी हो जाएगा 28। जब आप 1.5 की गुणा 1.5 में करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा। पहले तो आप 1.5 की 1.5 में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.25, और फिर आप इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1.125, और इसको आप किस में लिखेंगे, मीटर में। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया है। ये जो ऊंचाई मिली है 1.125 मीटर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था सॉल्व। यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से आप इसको हल करेंगे। तो ये जो आया है ये बांध की ऊंचाई है। आप नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसलिए बांध की ऊंचाई आप लिखेंगे 1.125 मीटर। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बस आपको इस वर्ताकार वलय का जो आयतन निकालना है उसमें आप जो फॉर्मूला प्रयोग करेंगे उसको याद रखिएगा। कि इस प्रकार से अगर किसी भी क्वेश्चन में वर्ताकार वलय बनेगा तो उसके आयतन का फॉर्मूला आप इस प्रकार से निकालेंगे, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर गुणा में h। r1 जो है ये बड़े त्रिज्या बनेगी, और r2 जो है ये हमेशा छोटी त्रिज्या बनेगी। तो इस फॉर्मूले को भी आप हमेशा याद रखिएगा, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और ये जो वर्ताकार वलय मैंने इसके चारों तरफ बनाया है, इसको मैंने अलग से बनाया है ताकि इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाएं, समझ पाएं। क्योंकि इसके चारों तरफ तो ये इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने अलग से इसको समझाने के लिए बनाया है। तो आप दोनों से अच्छे से समझिए इसको। जब इसके चारों तरफ देखेंगे ऊपर से तो आपको इसी प्रकार से ये दिखाई देगा वर्ताकार वलय। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये कुआं है, यानी कि यही कुआं है, और ये वर्ताकार चारों तरफ मिट्टी है वलय के रूप में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि व्यास जो है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाली एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इसको देख लीजिए, मैं इसका फिगर बना के आपको समझाता हूँ तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
देखिए क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है। लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन बनाइए। चलिए, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन तो इस प्रकार से बनता है। ये हो गया लंबवृत्तीय बेलन का बर्तन है ये। अब अगर ये लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है आइसक्रीम भरा हुआ है इसके अंदर। और इस बेलन का जो व्यास है वो कहा गया है कि बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो मैं इस व्यास को दिखाता हूँ कि ये आपका व्यास है और ये 12 सेंटीमीटर दिया है। और फिर इसकी ऊंचाई भी हमें दी हुई है। इसकी ऊंचाई की अगर आप बात करें तो ये जो इसकी ऊंचाई है ये भी आपको दिया हुआ है और ऊंचाई कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी हो गया। और ये हो गया हमारा बेलनाकार बर्तन और इसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है। अब इस आइसक्रीम को ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। आपने इस प्रकार की आइसक्रीम खाई भी होगी। इस प्रकार की आइसक्रीम आपने जरूर खाई होगी जो इस प्रकार से शंकु के आकार का होता है। और ये तो आपका शंकु के आकार का है। और ऊपर से इसमें जब आइसक्रीम को भर देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसे। तो ये आपका क्या है? अर्धगोला है। और ये क्या है? शंकु है। तो इसके अंदर से आइसक्रीम जो निकालेंगे वो इस प्रकार के शंकु के आकार के आइसक्रीम में भरा जाएगा। और कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो आइसक्रीम है, ये जो शंकु से भरा जाएगा आइसक्रीम, इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई ले लेते हैं। ये इसकी ऊंचाई रहेगी। कितनी रहेगी ऊंचाई? 12 सेंटीमीटर इसकी भी ऊंचाई है। ठीक है। और इसका जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। व्यास यानी कि ये व्यास कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये जो शंकु के आकार का है इसमें भी व्यास दिया हुआ है। इसका डी दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर। और अगर आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे आर तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि आपको 3 सेंटीमीटर मिलेगा, क्योंकि व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या निकल जाएगी। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है ये आपका ऊपरी सिरा है। तो अब हमें बताना है कि इस प्रकार के कितने शंकुओं को इसके अंदर आइसक्रीम से भरा जा सकता है। कितने शंकुओं की संख्या बतानी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैसे करेंगे? देखिए, ये जो इसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है, पहले तो आप इसका आयतन निकालिए, क्योंकि इसी के अंदर जो आइसक्रीम भरा है उस आइसक्रीम से इस शंकु को भरा जाएगा। तो पहले तो आप इस बेलनाकार जो बर्तन है इसके अंदर जो आइसक्रीम है वो निकालिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक चीज और, इसके अंदर में जो भी व्यास दिया है, ऊंचाई दी है, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन इसको कैसे डी माने जाए? इसमें भी जो है व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसमें त्रिज्या आधा कर दीजिए इसका 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया है। तो एक काम करते हैं, इसके व्यास को D1, इसके व्यास को D2, इसकी त्रिज्या को R1, इसकी त्रिज्या को R2,
मतलब जहाँ R1 लिखा है वो इसकी त्रिज्या है, R2 लिखा है इसकी त्रिज्या है। तो ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, ऊंचाई में भी अंतर है। इसकी ऊंचाई को h1 मान लेते हैं और जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की भी अपनी एक ऊंचाई है, उसको h2 मान लेते हैं और ये रहेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप एक काम करिए, इसके अंदर जितना भी आइसक्रीम है उसका आयतन निकालिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जो वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है उसके अंदर आइसक्रीम है, तो उसका आयतन निकालिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब क्योंकि इसकी त्रिज्या को R1 माना गया है, इसकी ऊंचाई को h1 माना गया है, तो इसलिए मैंने R1 और h1 भी लगा दिया। पाई का मान 22/7 लिखिए और त्रिज्या R1 कितना है, R1 6 है, तो 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको 6 × 6 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर h1 आप कितना लिखेंगे, h1 आप कितना लिखेंगे, h1 आप यहाँ पर लिखेंगे 15। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं। तो आप एक काम करिए, हम इसका कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही रख रहे हैं, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। पाई का मान भी नहीं रखेंगे, पाई ऐसे ही रहेगा आपका। और फिर ब्रैकेट में मैंने इसको लिख लिया है, पाई का मान मैंने फिर से वही रख दिया, पाई का मान नहीं रख रहे हैं। और गुणा में 6 की 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा और गुणा में ये आ जाएगा हमारा 15। और क्योंकि ये सारी चीज़ सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। इसका आगे हमें प्रॉफिट मिलेगा जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके आगे। तो इसलिए आपका आयतन मान लीजिए, आपको आयतन इतना मिला है। ये आयतन किसका है, इस बर्तन का, जो भी ये बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन है। अब इसमें जो भी आइसक्रीम भरी है इससे आपको क्या भरना है, ये शंक्वाकार आइसक्रीम में भरना है। तो इस शंकु का और इसको क्या लिखा गया है, शंकु से भरा जाना है। तो जब आप इस शंकु का आयतन निकालने जाएंगे, ये देखने में आपको एक ठोस लग रहा होगा जिसमें कि ये नीचे शंकु है, ऊपर अर्धगोला है। इसका भी आयतन निकाल लीजिए, हमें पता तो चले कि इसके अंदर कितना आइसक्रीम, एक शंकु में कितना आइसक्रीम आपको भरना है। तो ये आपको आयतन निकालने से ही पता चलेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन तो आपने लिख दिया। इसमें आपको क्या क्या देखना है, एक देखना है अर्धगोले का आयतन प्लस नीचे शंकु का आयतन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अर्धगोले का आयतन प्लस, फिर नीचे ये तो हो गया अर्धगोला, नीचे हो गया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³ प्लस शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो ये तो है अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला और ये है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो शंकु के आयतन में हमने इसकी त्रिज्या को क्या माना है, R2 माना है, तो मैं यहाँ पर R2 लिखूंगा। इसकी ऊंचाई को h2 माना है तो h2 लिखेंगे। और अर्धगोले का आयतन जो है, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो यही रहेगी,
अर्धगोले की त्रिज्या यही रहेगी जो कि शंकु की त्रिज्या है, इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या लिख दे रहा हूँ, R2 लिख दे रहा हूँ। तो इसको आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो आप 2/3 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/3 और फिर से आप पाई R2 की पावर 3 प्लस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर फिर H2 ये लिख सकते हैं। ये मैंने इस 2/3 को ऐसे इसलिए लिखा है ताकि मैं 1/3 को भी कॉमन ले सकूं। तो मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, फिर मैंने दोनों में पाई कॉमन ले लिया, फिर R स्क्वायर भी कॉमन है, R की छोटी R, ये जो R2 है दोनों में इसकी छोटी पावर 2 कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, एक तो बचेगा ये 2, पाई बाहर है, R2 की एक पावर अंदर बचेगी क्योंकि यहाँ R2 की पावर 3 है तो एक पावर अंदर बचेगी, प्लस 1/3 बाहर है, पाई बाहर है, R2 का स्क्वायर भी बाहर है, H2 बचेगा यहाँ पर। इस प्रकार से हमारा ये निकल जाएगा। वैल्यू रखते हैं 1/3, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ भी नहीं रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आगे, इसलिए ऐसा किया गया है। R2 आप कितना रखेंगे, R2 आपका 3 है तो इनटू में आप 3 लिखेंगे और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए। फिर ब्रैकेट में 2 गुणा R2 का मान कितना है, यहाँ पर R2 का मान आप देख सकते हैं 3 है, फिर प्लस H2 कितना है, H2 आप देख सकते हैं 12 है। कैलकुलेशन में 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 3 पाई, ये बचेगा 3 पाई इनटू में 2 तियां हो जाएगा 6, 2 तियां 6, 6 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 और 6 ये 18। तो ये जो आया है सेंटीमीटर की पावर 3, ये आया है इस शंकुकार जो भी आइसक्रीम इसके अंदर भरा जाएगा, इस शंकु का आयतन आ गया है। अब ये जानने के लिए कि इसके अंदर जो आइसक्रीम है इस प्रकार के कितने आइसक्रीम को भरा जा सकता है, तो उस आइसक्रीम की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके आयतन को इसके आयतन से भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके आयतन को इसके आयतन से भाग कर दीजिए, उन शंकुओं की संख्या आ जाएगी जो कि इसके अंदर आइसक्रीम से इसको भरना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा शंकुओं की संख्या बराबर, इसलिए शंकुओं की संख्या बराबर, ऊपर मैं लिखूंगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना आया है, ये जो आपने निकाला है इसको लिखिए, पाई गुणा 36 गुणा में 15, फिर बटे में आप लिखेंगे ये वाला 3 पाई गुणा में 18, यह आ गया। तो मैंने इसलिए पाई का मान नहीं रखा था क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाता, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 हो जाता है और 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 2 पंचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 शंकुओं को भरा जा सकता है, 10 शंकुओं को भरा जा सकता है। इसके अंदर जो भी आइसक्रीम है इस प्रकार के शंकु को भरने के लिए 10 शंकु हैं आपके पास, इस प्रकार के से आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास 10 शंकु हैं जो इसके अंदर आइसक्रीम है।
10 शंकुओं को भरा जा सकता है। इस प्रकार के 10 शंकुओं को भरा जा सकता है इसके अंदर जो भी आइसक्रीम है। और ये भी आपको दिमाग में रखना है कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए जो इसके अंदर आइसक्रीम से भरा जाना है, आपको हमेशा यही करना पड़ेगा कि आप आयतन निकालिए और उसके बाद जिसके अंदर भरा जाएगा उसका आयतन निकालिए और इसके आयतन को उसके आयतन से आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर हमेशा निकल जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। विमाएं यहाँ पर हैं कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभाकार बनाने के लिए इस घनाभ को बनाना है और 1.75 सेंटीमीटर व्यास है और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको हमें जानना है, समझना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये आपको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो घनाभ बना लीजिए। तो मैं सबसे पहले घनाभ बनाऊंगा। चलिए एक घनाभ बना लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन हल रहेगा। ये रहेगा हमारा घनाभ। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। इस घनाभ में ये जो लिखा है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं लंबाई की जगह पर क्या लिखूंगा। लंबाई की जगह पर मैं लिखूंगा 5.5 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो अब अगर इस घनाभ को बनाना है तो क्वेश्चन में कहा गया है कि चांदी के सिक्के जो हैं, चांदी के सिक्के किस रूप में होते हैं। आप 5 का सिक्का लीजिए और एक के ऊपर एक रख दीजिए तो कुछ बेलन के आकार बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए चांदी के सिक्के को ज़्यादा मोटाई ना लूँ, चांदी का सिक्का ज़्यादा मोटाई ना लूँ तो वो कुछ इस प्रकार से, मतलब वो बेलन के आकार का ही होता है। बस समझने वाली बात है। ये चांदी का सिक्का है तो मैं सिर्फ इसको चांदी का सिक्का लिख देता हूँ। चांदी का सिक्का। तो इस चांदी के सिक्के में आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस चांदी के सिक्के का जो व्यास है ये है 1.75 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए इसका व्यास यानी कि डी कितना 1.75 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका व्यास और 2 mm इसकी मोटाई है। मोटाई का मतलब क्या हो जाएगा। मोटाई का मतलब इसकी ऊंचाई बन जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करें तो इसकी जो मोटाई है, अगर आप इसको ध्यान से समझें, सिक्के की जो मोटाई है तो सिक्के की मोटाई क्या रहेगी, सिक्के की ऊंचाई रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, वैसे तो मैं यहाँ मोटाई लिख दे रहा हूँ लेकिन ये मोटाई क्या है, ऊंचाई है। कितना 2 mm कहा गया है, 2 mm। तो
व्यास जो है वो सेंटीमीटर में है और मोटाई यानी कि जो ऊंचाई है वो mm में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। पहले तो आप इसको फोकस कीजिए, तो मैं बदल लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो व्यास अगर जो है इसका कितना है, व्यास अगर 1.75 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जब आप निकालेंगे तो 1.75 इसका तो आप आधा कर देंगे, लेकिन जो मोटाई इसकी जो ऊंचाई है वो 2 mm दिया हुआ है। तो आप देखिए 1 mm में बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। तो जब आप इस 2 mm को 10 से भाग कर देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये आपको दिमाग में रखना है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। जब आप इस 2 को 10 से भाग कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर जो है हम इस चांदी के सिक्के को पिघलाकर ये घनाभ बनाना चाहते हैं जिसमें लंबाई ये, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये है, तो कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे और फिर एक सिक्के का आयतन ज्ञात करेंगे और इसके आयतन को इसके आयतन से भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो आप इसका सीधा आंसर निकालना चाहते हैं तो सीधा आंसर निकाल देते हैं। बस हमें इसके आयतन को भाग करना है इसके आयतन से, अलग अलग निकाल के करेंगे तो अलग अलग भी कर लीजिए, इजी रहेगा। तो पहले मैं इस घनाभ का आयतन निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा घनाभ का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, L गुणा B गुणा H। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 5.5 है, ऊंचाई चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितना है 3.5। तो आप इन सब की गुणा कर लेंगे। तो जब आप इन सब की गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 192.5 सेंटीमीटर की पावर 3, क्योंकि आयतन को हमेशा सेंटीमीटर की पावर 3 में निकाला जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा। अब आप एक सिक्के का आयतन निकालिए, एक सिक्के का आयतन बराबर, सिक्के को आप क्या मानेंगे, अगर आप 5 रुपए वाले 10 सिक्के लें और एक के ऊपर एक रख दें तो ये बेलन के आकार का दिखाई देगा। तो सिक्का किस आकार में होता है, बेलन के आकार का। तो सिक्के का आयतन यानी कि बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला रहेगा। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कुछ कहा गया है, नहीं कहा गया है। तो पाई का मान आप 22/7 लिखेंगे। इसकी त्रिज्या आप कितना लिखेंगे, त्रिज्या हमारे पास है 1.75 अपॉन में 2 है, ये उसकी त्रिज्या है। तो अगर आप इसको भाग कर देंगे, अगर आप इसको 1.75 को 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 0.875 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा। तो त्रिज्या की जगह पर आप लिखेंगे 0.875, ये लिखा जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर है तो हमें इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, गुणा करके 0.875, फिर गुणा, ऊंचाई भी है, ऊंचाई कितनी है ये 0.2, तो ये हमारा आ गया। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, मुझे भी इसकी कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, इसलिए जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 22 को 7 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3.14 मिलेगा, गुणा फिर आप 0.875 की गुणा, फिर आप 0.875 में करेंगे, फिर गुणा करेंगे 0.2 में। तो ये कैलकुलेशन का काम, गुणा का काम आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये गुणा करने के बाद आपको मिलेगा 0.48125
और ये भी सेंटीमीटर की पावर 3 में मिलेगा। तो अगर आप सिक्कों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं। घनाभ के आयतन को भाग कर दीजिए सिक्के के आयतन से और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिक्कों की संख्या, अतः करके लिखेंगे, अतः सिक्कों की संख्या बराबर, कैसे निकालेंगे, घनाभ का जो आयतन आया है उसको ऊपर लिखेंगे आप, घनाभ का आयतन ऊपर लिखेंगे और एक सिक्के का आयतन नीचे लिखेंगे। एक सिक्के का आयतन आप नीचे लिखेंगे और इस प्रकार से आपको सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। घनाभ का आयतन कितना आया है, ये आपको मिलेगा 192.5 और बटे में हमें सिक्के का आयतन मिलेगा 0.48125, ये मिलेगा। तो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। पॉइंट हटाने के लिए नीचे आप 10 लगा लेंगे क्योंकि एक डिजिट पे है। इसका पॉइंट हटाने के लिए आप कितना जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा कितना, 3 2 5, 1 लाख बन जाएगा, 3 4 5। तो अब ये आएगा 192.5 इंटू में 1 के बाद 3 0 4 5 0 और नीचे आपको मिलेगा 48125 और गुणा में 10, एक जीरो से मान लीजिए एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको मिलेगा 1925 और अगर आप 1 2 3 4 जीरो इसके आगे लगा देंगे तो आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा और नीचे मिलेगा 48125। अब अगर आप इसको भाग करना चाहते हैं तो भाग कर दीजिए। कितनी बार में जाएगा ये, देखिए इसका 4 गुना करिए, इसका 4 गुना, और 4 गुना करने पर देखिए कि आपको कितना मिलता है। इसका 4 गुना जब आप करेंगे 48125 का 4 गुना, तो 4 पंचे 20 की जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19। तो ये आपको कितना मिल गया, ये पूरा आपका कट गया 4 बार पे, यानी कि ये तो एक बार ले जाइए और ये पूरा कट जाएगा 4 बार पे और 2 जीरो इसके आगे का आप लगा लीजिए, यानी कि 400 सिक्के आपको पिघलाने पड़ेंगे, 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे चांदी के। इस घनाभ को बनाने के लिए इस प्रकार के चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, 400 सिक्के पिघलाएंगे तब जाके हमारा ये घनाभ बन पाएगा। तो ये आपका करने का तरीका था। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर आप अलग अलग कर लेंगे तो इजी हो जाता है, बाकी आपकी मर्जी है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा आप सिक्कों की संख्या लिखिए, घनाभ का आयतन, सिक्के का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला इसमें भी लगा दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आप अलग अलग करते हैं तो थोड़ा सा समझना और भी आसान हो जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैंने पढ़ दिया है, आप इसको समझ लीजिए पढ़ के।
बाकी मैं आपको इसका फिगर बनाता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, तो बेलनाकार बाल्टी बना लेते हैं। तो जब आप बेलनाकार बाल्टी बनाएंगे तो बेलन के आकार की बाल्टी बनेगी। इस प्रकार से ये बेलनाकार बाल्टी हो जाएगी। ये हो गया बेलनाकार बाल्टी। और इस बेलनाकार बाल्टी में हमें बाकी चीज़ें भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो बेलनाकार बाल्टी है उसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऊंचाई जो है इसके अंदर, ये जो ऊंचाई है वो है 32 सेंटीमीटर। और फिर कहा गया है कि आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या यानी कि ये जो है 18 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब h हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर, त्रिज्या r हो गई 18 सेंटीमीटर, ये हो गया। और क्या कहा गया है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया क्योंकि रेत से भरी हुई है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। शंक्वाकार ढेरी बनाई गई है, तो शंकु के आकार का बना हुआ है। तो शंक्वाकार ढेरी अगर बनेगा तो हमें शंकु का आकार बनाना पड़ेगा। तो शंकु का आकार हम बनाएंगे इस प्रकार से, ये शंक्वाकार ढेरी हो जाएगी। शंक्वाकार ढेरी का भी नीचे की सिरा गोल होता है, यही है शंक्वाकार ढेरी। शंक्वाकार ढेरी। अब देखिए इसमें ये तो हो जाएगी इस ढेरी की ऊंचाई, ये ऊंचाई हो जाएगी और ये त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या क्या दिया है, कह रहा है कि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर और क्या दिया है, इस ढेरी की त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब कि त्रिज्या यानी कि r ज्ञात करना है, इसमें हमें r ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या भी है, इसकी भी त्रिज्या है। तो इसकी त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को r2 मान लेते हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। और फिर ऊंचाई भी दोनों में है। इसमें जो है हमें कहा गया है कि शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यानी कि L ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई को h1 मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को h2 मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। तो हमें h2 तो दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है कि ये 24 सेंटीमीटर है और r2 हमें ये तो ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है और इसमें L भी हमें ज्ञात करना है, L को भी हम ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे किया जाएगा आप समझिए। ये जो बेलनाकार बाल्टी है, जो भी बेलनाकार बाल्टी कहा गया है, रेत से भरी हुई है। तो पहले तो हम ये पता करें कि इसके अंदर रेत कितना भरा है। अब रेत भरा हुआ है तो आयतन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाल्टी का आयतन, या आप बेलनाकार बाल्टी भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें। बेलनाकार बाल्टी का आयतन, क्योंकि हमें पहले ये पता चले कि इसके अंदर कितना रेत है। तो फॉर्मूला होता है, बेलन के आकार का बाल्टी है तो उसका आयतन होता है πr²h, ये होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई का मान नहीं रख रहे हैं क्योंकि आगे ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसकी त्रिज्या को हमने क्या माना है, r1 माना है। तो r1 का स्क्वायर लिखेंगे। तो r1 कितना है यहाँ पर, r1 है यहाँ पर 18। तो यहाँ पर 18 लिखा जाएगा। तो मैंने गुणा यहाँ पर 18 लिख दिया है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें 18 को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो मैंने 2 बार लिख दिया। फिर ऊंचाई भी इसकी है, इसकी ऊंचाई को मैंने h1 माना है, तो ऊंचाई h1 रहेगी, मैंने इसको लिखूंगा 32। और जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, मान लीजिए ये पूरा हमारा आंसर में ही है, इतना जो है हमारा आंसर आ गया है, आयतन आ गया है ये
सेंटीमीटर की पावर, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, और इसकी पावर रहेगी 3, क्योंकि आयतन हमेशा जो है पावर 3 में निकलता है। तो ये निकल गया बेलनाकार बाल्टी का आयतन। अब हम निकालेंगे इस शंकु का आयतन, कि जो शंकुकार ढेरी है उसमें कितना रेत से बन जाएगा। इसको बनाने में मतलब कितना रेत लगेगा, तो इसमें भी इसका आयतन निकालिए। तो मैं लिखूंगा शंकुकार ढेरी का आयतन लिख देते हैं, और क्या। तो अब मैं लिखूंगा और शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हमने r2 माना है, और इसमें ऊंचाई को h2 माना है, तो इसलिए r2 रहेगा और ये h2 रहेगा। तो ये रहा 1/3, पाई का मान नहीं रखेंगे। R2 कितना है, R2 तो हमें ज्ञात करना है ना, हाँ R2 ज्ञात करना है, R2 हमें पता नहीं है तो इसको रहने देते हैं, R2 हमें पता नहीं है। और H2 कितना है, H2 तो हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं। तो ये जो आया है, ये आया है हमारा शंकुकार ढेरी का आयतन, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ये कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि हमें R2 नहीं पता है। तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन आ गया और ये शंकुकार ढेरी का आयतन आ गया, क्योंकि इसी बाल्टी के अंदर जो रेत है उसी रेत से ये बना जाएगा। तो जब बाल्टी के अंदर रेत है, इस रेत से जब ये बनेगा तो इस रेत का आयतन और शंकु का ढेरी का आयतन बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो कर देते हैं बराबर। हम यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर ढेरी का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा, आप छोटा लिखते हैं क्योंकि जगह हमें कम पड़ेगी, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कि बाल्टी का जो आयतन है वो बराबर होगा ढेरी के आयतन के। तो बाल्टी का आयतन तो ये है, कितना, पाई गुणा 18 गुणा 18 और गुणा में 32 बराबर ढेरी का आयतन ये आया है 1/3 गुणा में पाई, R2 हमें पता नहीं है, और ये ऊंचाई 24। अब ये पाई से पाई कटेगा, कैलकुलेशन कर देंगे, R2 हमारा मिल जाएगा। 3 एकम 3, 3 अठे 24, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ तो मिलेगा हमें R2 का स्क्वायर गुणा में 8, यहाँ मिलेगा हमें 18 गुणा 32। तो जब R2 निकालने जाएंगे तो 18 गुणा 32, 8 गुणा में है तो बट्टे में ले जाइए, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो हमें R2 कितना मिल गया, हमें R2 मिल गया 18 गुणा 4, तो R2 का स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं R2 के ऊपर से ये स्क्वायर हटाना चाहता हूँ तो मुझे इसका लेना पड़ेगा वर्गमूल। ये आपको समझना है। क्या समझना है कि अगर मैं R2 के ऊपर से ये स्क्वायर हटाना चाहता हूँ तो मुझे इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो अब ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, R2 स्क्वायर ये हट चुका है, R2 का मैं स्क्वायर नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्गमूल लगा दिया ना, इसलिए। तो अब इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, R2 बराबर, यहाँ वर्गमूल में लिखा जाएगा 18 गुणा में 18 गुणा में ये जो 4 है, अगर आप इस 4 का गुणनखंड कर दें तो आप क्या देख रहे हैं, 2 गुणा 2 आ जाएगा।
तो वर्गमूल में जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है। 18 का जोड़ा बन गया और फिर इस 2 का भी जोड़ा बन गया, तो 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ये आपका आया है R2। यानी कि इस शंक्वाकार ढेरी की जो त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए, 36 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए लास्ट में लिख देंगे हम। और हमें L भी निकालना था, तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है। L होती है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई जब आप L निकालेंगे तो L बराबर होता है L बराबर, यहाँ पर मैंने जो है R2 ऐसे लिखा है ना, तो मुझे R2 इसी प्रकार से लेना पड़ेगा, R2 का स्क्वायर। वैसे तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है R2 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। R का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम L निकालते हैं। लेकिन इसकी त्रिज्या हमने क्या माना है, इसकी त्रिज्या को R2 माना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा R2। और इसकी ऊंचाई को मैंने क्या माना है, ऊंचाई को H2 माना है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा H2। तो बराबर। अब यहाँ पर क्या किया जाए, अब वैल्यूज रखते हैं। R2 कितना है, R2 36 है, तो आपको 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा। H2 कितना है, H2 आप देख सकते हैं, H2 यहाँ पर 24 है, तो आप 24 का क्या कर देंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो L आपका कितना निकलेगा। अब आपको यहाँ पर 36 का भी स्क्वायर करना है और 24 का भी स्क्वायर करना है, तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई आइडिया है। आइडिया तो है, लेकिन थोड़ा सा ये समझने वाली बातें हैं। 36 का स्क्वायर जब आप करेंगे, 36 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो या आप एक काम करिए, 36 का स्क्वायर का मतलब 36 गुणा 36, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुणा 24, क्योंकि स्क्वायर होता है तो हमें उसको 2 बार गुणा करना पड़ता है। ऐसे भी आपके समझ में आ गया। अब आप क्या करिए, बीच में प्लस का निशान है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 36 को क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 12 गुणा 3, क्योंकि 12 3 कितना होता है, 36 होता है। फिर गुणा, इसके अंदर भी देखिए 12 गुणा 3, मतलब अब आपने पहले तो 36 गुणा 36 लिखा था, फिर 36 का भी फैक्टर कर दिया आपने, तो क्या बन गया 12 गुणा 3, फिर से 12 गुणा 3, तो यही आएगा। बीच में प्लस का निशान है। 24 को क्या लिखेंगे, 12 गुणा 2, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। फिर गुणा में, फिर ये 24 है, फिर आप 12 गुणा 2 लिख लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये आ गया है। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाता हूँ आपको समझाने के लिए कि आप इन दोनों में क्या करेंगे, आप इन दोनों में कॉमन लीजिए। अब आप कहेंगे इन दोनों में क्या कॉमन लें, तो आप कॉमन ले सकते हैं, समझने वाली बातें हैं बस। इन दोनों में कॉमन लेना है आपको, यानी कि इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिए। तो जब आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा कॉमन, 12, एक बार 12 इसमें है, फिर 2 बार तो 12 है इसमें, 2 बार 12 आपने कॉमन ले लिया, और 2 बार 12 इसके अंदर भी है। अगर आप ध्यान से देखें, मतलब कि 12 गुणा 12 इसमें भी है और इसमें भी है, 12 गुणा 12। तो ये आप 12 गुणा 12 इसमें और इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको ब्रैकेट में ये मिलेगा 3 गुणा 3, फिर प्लस का निशान, और यहाँ पर मिलेगा आपको 2 गुणा 2। ये चीज़ आपका बन जाएगा।
तो देखिए, इस वर्गमूल में से जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका तो गुणा, वो भी गुणा के साथ में रहना चाहिए, तभी जोड़ा बन के बाहर निकलेगा। इनका नहीं हो सकता है क्योंकि इनके बीच में क्या है, प्लस का निशान है। तो यहाँ देखिए गुणा का निशान है, ब्रैकेट के बाहर गुणा का निशान है, फिर ये भी गुणा में है, तो इसलिए इसका जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा और वर्गमूल में बचेगा। इसका जोड़ा तो आपको दिखेगा गुणा में कि 3 गुणा 3 इसका भी जोड़ा बन रहा है, फिर 2 गुणा 2 इसका भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये जोड़ा बन नहीं रहा है। मतलब जोड़ा तो है, जोड़ा तो है, लेकिन बीच में कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, जिसकी वजह से आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इन दोनों को जोड़ा बना के बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों जोड़े में हैं, लेकिन बीच में प्लस का निशान है। तो इसलिए 3 तियां ये हो जाएगा 9 प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा, 12 तो बाहर है और 9 4 कितना हो जाएगा, 13। तो यानी कि आपका जो L आएगा वो आएगा 12√13 सेंटीमीटर। ये आपका L इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको डिफ़िकल्ट तो बना दिया है, मतलब देखने में लग रहा होगा, लेकिन अगर ये आपके समझ में आ सकता है तो आप इसको कर लीजिएगा, इजी रहेगा। वरना दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों की गुणा कर लीजिए और फिर इन दोनों की गुणा कर लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए और उसके बाद उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो आपका आंसर यही मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए किया ताकि मुझे 36 का स्क्वायर ना करना पड़े, 24 का स्क्वायर ना करना पड़े, इसलिए मैंने ऐसे किया है। लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं, 36 गुणा 36 करिए, 24 गुणा 24 करिए, आपस में जोड़ दीजिए दोनों को और उसके बाद दोनों का मतलब जोड़ने पर जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तब भी आपका आंसर यही आएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये मैंने जो किया है इसमें थोड़ा सा मुझे स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा दिमाग लगाया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पर लिख भी देते हैं, इसलिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था कि इसमें कहा था ढेरी की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसलिए आप लिखेंगे ढेरी की त्रिज्या। त्रिज्या को, इसकी ढेरी की त्रिज्या को क्या माना, R2 माना है। तो R2 कितना मिलेगा हमें, ये यानी कि 36 सेंटीमीटर। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिला है, इसमें तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का मतलब L कितना आया है, 12√13 सेंटीमीटर। ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, यहाँ पर जो नहर है वो नहर की हमें चौड़ाई भी दी हुई है, गहराई उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर नहर बनाऊंगा घनाभ के आकार का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें चौड़ाई दी हुई है, गहराई उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, और नहर में पानी तो बह ही रहा है। तो नहर जो मैं बनाऊंगा वो घनाभ के आकार का बनाऊंगा। तो इसको आप समझिए।
मैं थोड़ा सा ये छोटा छोटा बनाऊंगा, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ये हमारा जो है ये है नहर। अगर ये नहर है तो क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी चौड़ाई है 6 मीटर, तो ये इसकी चौड़ाई 6 मीटर है। गहराई जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, गहराई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो चौड़ाई 6 मीटर ठीक है, गहराई इसकी ऊंचाई है कितनी, 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी गहराई है। और इसके अंदर क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। तो अगर इसके अंदर पानी बह रहा है तो इस प्रकार से मैं पानी को दिखा रहा हूँ। पानी बह रहा है। और अब ये किसकी सिंचाई करेगा, ये सिंचाई किसकी करेगा, खेत की सिंचाई करेगा। कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, तो खेत की सिंचाई ये जो करेगा। और ये पूछ रहा है कि 8, इसमें सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो सिंचाई करेगा वो खेत रहेगा। खेत में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो मैं यहाँ पर एक खेत बना रहा हूँ छोटा सा। इस खेत को आप समझ लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। ये मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, खेत बना रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा खेत है और इस खेत में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर देगा इस खेत की। और इसने बोला है जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि इसकी ऊंचाई मतलब कितने गहराई तक इसको पानी भरना है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर तक भरा जाएगा, ये खेत जो है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाएगा। अब वो कितना भी हो वो तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हो जाएगी इसकी लंबाई, ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर। इसमें कहा गया है कि जो पानी आएगा, मान लीजिए ये पानी जब आएगा इसके अंदर, तो ये पानी जो है इसके अंदर भरेगा, पानी भरा जाएगा इसके अंदर। तो पानी जो भरा जाएगा उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पर तो सारी चीज़ें मीटर में हैं, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल दीजिए। तो जब आप 8 को 100 से, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जब आप इस 8 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देंगे तो किससे बदल जाएगा, मीटर में। यानी कि 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा आपको, 0.08 मीटर। 0.08 मीटर इतनी ऊंचाई तक इसको भरना है इस खेत को। तो देखिए आप समझिए, इसके अंदर जो पानी बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है, ये इसके पानी का बहाव कितना है, पानी का बहाव, पानी जो बह रहा है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बहाव है। तो इसकी जो पानी का बहाव है ये इसकी लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लंबाई। तो इसलिए आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, नहर की लंबाई निकालिए। नहर की लंबाई यानी कि L जब आप निकालेंगे तो वो तो दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, 30 मिनट में। तो अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर कर रहा है तो 30 मिनट में कितना करेगा, 10 का आधा यानी कि 5 किलोमीटर।
तो पहले तो आप क्या करेंगे, लंबाई तो इसकी कितनी है, 10 किलोमीटर है। लेकिन हमें बताना है कि 30 मिनट में, 30 मिनट में कितनी सिंचाई करेगा। तो 30 मिनट में आ जाएगा ये हमारा, इसका आधा कर दीजिए, यानी कि 5 किलोमीटर करेगा ये। कितना, 30 मिनट में इतनी सिंचाई वो करेगा। अब जब आप इसको, ये किस में दिया है, किलोमीटर में, किलोमीटर में दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले तो एक काम करिए, मैं इसको यहीं पर ही कन्वर्ट कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पर कन्वर्ट कर लूँगा तो समझना भी आसान रहेगा कि 1 घंटे में अगर वो 10 किलोमीटर, मान लो पानी का जो बहाव है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर इसको सींच देगा। तो 30 मिनट में कितना सींचेगा, आधा कर दीजिए। तो जब आप इसको आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर हमें लेना है, और अब हमें 5 किलोमीटर जो लेना है इसको बदलना पड़ेगा किस में, मीटर में, क्योंकि लंबाई यहाँ पर, क्योंकि चौड़ाई भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है। तो जब आप इस 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो आप इसको गुणा करेंगे 1000 से तो ये 5000 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए इसकी जो लंबाई है, यानी कि जो पानी का बहाव है, पानी का जो बहाव है वो आधे घंटे में कितना रहेगा, 5000 मीटर। आधे घंटे में पानी का बहाव इतना रहेगा। तो जब आप निकालेंगे इसको तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पानी इसी में से आएगा खेत में, तो नहर का जो भी आयतन है वो इस खेत के आयतन के बराबर होगा। नहर का आयतन बराबर होगा खेत के आयतन के। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे, लंबाई तो हमने निकाल लिया, और लंबाई की जगह मैंने 10 किलोमीटर लिखा है, ये तो 1 घंटे का है। हमने 30 मिनट का निकालना था, यानी कि आधे घंटे का, तो 5 किलोमीटर आएगा। ये सब भी आप समझ लीजिएगा और इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। तो इसकी जो चौड़ाई आएगी वो कितनी है, 6 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि लंबाई भी हमारे पास मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में है। यहाँ पर आते हैं, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसके अंदर से जो पानी है वो इस खेत की सिंचाई करेगा, तो इसलिए इसका पानी का जो आयतन है वो इस खेत में जो पानी जा रहा है आयतन के बराबर होना चाहिए। तो नहर का आयतन बराबर कर दीजिए खेत के आयतन के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नहर का आयतन, नहर का आयतन बराबर करते हैं खेत का आयतन। तो नहर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L गुणा B गुणा H। और ये भी क्योंकि घनाभ के आकार का है तो इसका भी यही फॉर्मूला रहेगा, L गुणा B गुणा H। तो L गुणा B गुणा H, L कितना लिखेंगे आप, आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में लंबाई कितनी रहेगी, 30 मिनट में पानी का बहाव जो है वो तो 5 किलोमीटर है। 30 मिनट में पानी का बहाव कितना है, 5 किलोमीटर। लेकिन उसको हमने बदल दिया है मीटर में, क्योंकि चौड़ाई भी मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में। तो लंबाई की जगह मैं लिखूंगा 5000, चौड़ाई की जगह पर लिखूंगा 6, ऊंचाई की जगह पर 1.5। और ये जो L गुणा B है, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है पानी से भरे जाएगा, ये आधार होता है। क्या होता है, ये आधार। तो आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल है ये।
यही है आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। तो जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई कितना दिया था हमें, खेत की ऊंचाई कितनी दी थी, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर दिया था कितनी सिंचाई करना है, लेकिन हमने इसको मीटर में बदला है तो 0.08 मीटर। क्योंकि ये सारी चीज़ें मीटर में है ना, ये सारी चीज़ें मीटर में हैं, तो इसलिए इसका भी सेंटीमीटर से हमने मीटर में बदल दिया है। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5000 गुणा में 6 गुणा में 1.5, जब आप इसको आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्षेत्रफल कितना मिलेगा, 5000 गुणा में 6 गुणा में 1.5 और जो 0.8 है वो इधर आ जाएगा, 0.08 यहाँ गुणा में बटे में आ गया। और एक चीज़ और भी समझ लीजिएगा कि ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई है ये खेत का जो आधार है उसका क्षेत्रफल होता है, इसलिए मैंने लिखा है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई हमें दिया था 0.08। तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे आप तो 0.08 बटे में चला जाएगा, इसको आप कैंसिलेशन कर लीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा देखिए, 5000 ये गुणा में 6 गुणा में 15 बटे में 8। देखिए ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में लिखूंगा 1 डिजिट पे है तो 10, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 डिजिट पे लिखूंगा 100, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट पॉइंट 2 डिजिट पे लगा है, एक और एक 2 डिजिट पे लगा है। तो जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए, कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसको कितने से काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। तो अब हमें मिलेगा 5 गुणा में ये वाला 5 गुणा में ये 5000, अभी काटा नहीं है, फिर गुणा में ये 3 रहेगा, फिर गुणा में ये 15 भी रहेगा, और बटे में कितना है, बटे में है 2। अब अगर मैं इस 2 से इस 5000 को काट दूं तो 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तो 50 आ जाएगा, 2 जीरो उसके आगे लग जाएगा। अब हमें 5 की गुणा 2500 में, फिर गुणा 3 गुणा 15 में पढ़ना है, और ऐसा करके आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 562500, और आप इसको मीटर में लिखेंगे क्योंकि ये मीटर में आया है, इतना मीटर आपका आंसर आ गया है। ये है आपका क्षेत्रफल। तो अगर आप यहाँ पर इसको हेक्टेयर में बदलना चाहते हैं तो इसको आप हेक्टेयर में बदल सकते हैं, बस आपको इसे क्या करना पड़ेगा, 10,000 से भाग करना पड़ेगा। जब आप इसको 10,000 से भाग कर देंगे तो ये हमारा हेक्टेयर में आ जाएगा, और आपका आंसर तो यहीं पर ही कैलकुलेशन हो चुका है, आपका आंसर आ गया है, यही आपका आंसर है। लेकिन अगर ये हेक्टेयर में बदला जाएगा तब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और 2 जीरो और बचेगा, इसको जब आप भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा 56.25 हेक्टेयर। इतना जो है आपका आंसर हेक्टेयर में मिल जाएगा। हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से भाग किया जाता है, तो ये आपका आंसर ये भी है, और हेक्टेयर में बदलेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो यही जो है क्वेश्चन का आंसर है। तो क्या पूछा था उसने कि क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा, तो ठीक है, क्षेत्रफल निकल चुका है, ये आपको दिमाग में रखना है, अच्छे से समझना है। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। समझने वाली बातें हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 30 मिनट का उसने पूछा था,
तो 30 मिनट का मतलब कितना, आधा घंटा। तो अगर 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर बहेगा तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर बहेगा, और उसको फिर हम मीटर में बदल के अपना आंसर निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो इसको आसानी से किया जा सकता है। ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 30 मिनट का पूछा था तो हमने 30 मिनट का ही निकाला है, क्योंकि 30 मिनट में पानी का जो बहाव होगा वो 5 किलोमीटर रहेगा। तो बस आधा कर देंगे हम तो निकल जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें कहा गया है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास बेलनाकार टंकी है। तो यहाँ पर 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को पाइप से भरा जाएगा। तो चलिए मैं बेलनाकार टंकी बना लेता हूँ। बेलनाकार टंकी बना लेता हूँ। बेलनाकार टंकी जब मैं बनाऊंगा तो वो इस प्रकार से बनेगा। ये है हमारा बेलनाकार टंकी। बेलनाकार टंकी है ये टंकी। अब कहा गया है कि जो बेलनाकार टंकी है इसका जो व्यास है वो 10 मीटर है। व्यास यानी कि ये टंकी, तो ये हो गई। इस टंकी का हमें जो है, टंकी का हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास का मतलब इसका डी कितना दिया है, 10 मीटर। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हुई हैं, बस समझने वाली बातें हैं। तो जब आप त्रिज्या निकालेंगे तो आपको इसको आधा करना पड़ेगा, 5 मीटर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। और इसकी गहराई दी हुई है 2 मीटर। 2 मीटर गहराई का मतलब इसकी ऊंचाई है ये कितनी, 2 मीटर। 2 मीटर इसकी गहराई जो है, गहराई क्या बन जाएगी इसकी, जो इसकी गहराई है वही इसकी ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है। अब इस टंकी को एक पाइप से भरा जाएगा। पाइप कैसा है, पाइप भी जो है बेलन के आकार का है। अगर मैं इस पाइप को बनाना चाहूँ तो मैं इस पाइप को इस प्रकार से बनाऊंगा। आपको समझाने के लिए पाइप को मैं पतला दिखाऊंगा, क्योंकि पाइप जो है वो पतला होता है। इस प्रकार से पाइप है ये। और इस पाइप के अंदर क्या आएगा, पानी आएगा। पानी है इसके अंदर। पानी है इस पाइप के अंदर और इस पाइप से इसको भरा जाएगा। और ये जो पाइप है इसका व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पाइप का जो व्यास है इसको भी डी मानेंगे, तो इसका व्यास कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर सारी चीजें मीटर में हैं और ये जो है ये सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो जो पाइप का त्रिज्या मिलेगा हमें, पाइप की जो त्रिज्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी, पाइप की त्रिज्या मिलेगी हमें
20 का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम बदलेंगे किसमें, मीटर में, क्योंकि हम यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें मीटर में हैं। तो जब आप इस 10 को 100 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 0.1 मीटर आपकी त्रिज्या निकल जाएगी। अब क्योंकि इसमें त्रिज्याएं दो हैं, टंकी की अपनी त्रिज्या है, पाइप की अपनी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या को R1 मानते हैं, इसकी त्रिज्या को R2, किसी को भी, वैसे तो आप इनमें से किसी को भी R1 R2 मान सकते हैं, मर्जी है, बस जिसको जो माने उसको समझ के मानिएगा, क्योंकि उसी को लेकर फिर हमें समझना पड़ेगा। मैंने इसको R1 माना है, इसको R2 माना है, ठीक है। तो इसको आप D1 मान लीजिए और इसको D2 मान लीजिए। व्यास को भी अलग अलग कर देते हैं तो दोनों की ऊंचाई भी अलग अलग हो जाएगी। इसकी ऊंचाई हो जाएगी H1, इसकी ऊंचाई H2। लेकिन पहले समझते हैं कि यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, यानी कि जो पानी है वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा। पानी कैसे चलेगा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलेगा। तो इसके अंदर जो पानी का बहाव है वो पानी की ऊंचाई है, मतलब कि लंबाई। मान लीजिए पानी बह रहा है तो ये पानी अगर बहेगा तो ये लंबाई है इस पाइप की, और ये जो लंबाई है यही इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो इसलिए आप लिखेंगे पाइप की, समझने के लिए तो लंबाई लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई है, यानी कि H2 है। ये कितनी लंबाई दी हुई है, दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इसको बदल दीजिए किसमें, मीटर में, क्योंकि हमारी सारी चीजें किसमें हैं, मीटर में हैं। तो मैं इसको 3 गुणा कर दूंगा 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये आ जाएगा 3000 मीटर। ये पाइप की लंबाई यानी कि H2 निकल जाएगा। दोनों को आप अलग अलग करके समझिएगा। यहाँ पर ये चीज़ें अलग अलग रहें इसलिए मैंने ये लाइन भी खींच दिया है। इधर की चीज़ें सब पाइप की हैं और इधर का सब टंकी का है। तो पाइप की लंबाई भी आ गई है 3000 मीटर, इसकी त्रिज्या भी हमारे पास है। लंबाई यानी कि उसकी ऊंचाई कहलाएगी, मतलब पाइप में जो पानी बहेगा लंबाई है, यही ऊंचाई बन जाती है। तो पानी इसके अंदर आएगा, तो बताना है कि कितने समय में ये टंकी पूरी भर जाएगी। तो टंकी को भरने में लगा समय हमें निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टंकी को भरने में लगा समय बराबर, कैसे, आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो इस टंकी का आयतन बटे में इस पाइप का आयतन। समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये पाइप इस टंकी को भर रहा है। समय ज्ञात करने के लिए आप इस टंकी के आयतन को भाग कर देंगे इस पाइप के आयतन से, क्योंकि इसी टंकी को भरा जाना है, इस पाइप का प्रयोग किया जाना है, इसी का पानी इसके अंदर आएगा। तो दोनों ही, इसका पानी इसके अंदर गिरेगा तो आयतन तो बराबर हुआ ना, दोनों का आयतन बराबर हुआ, क्योंकि इसका जो पानी है वो इस टंकी के अंदर गिर जाएगा। तो पानी जो इसका इसके अंदर गिरेगा तो आयतन तो बराबर है। लेकिन समय ज्ञात करने के लिए कि ये टंकी कितने समय में भर जाएगी, इस समय को ज्ञात करने के लिए आप इस टंकी के आयतन को इस पाइप के आयतन से भाग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टंकी का आयतन बटे में लिखूंगा पाइप का आयतन। इस प्रकार से आप समय ज्ञात कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे समय बराबर
तो टंकी भी बेलन के आकार की है, पाइप भी बेलन के आकार का है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन टंकी के त्रिज्या को हमने R1 माना है और इसकी ऊंचाई को H1 माना है, तो इसकी ऊंचाई H1 रहेगी। और फिर पाइप पे आइए, पाइप की जो त्रिज्या है उसको R2 माना है और ऊंचाई को भी H2 माना है, तो ये हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, वैल्यू रख देते हैं बाकी का। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है हमारा मीटर में है, जो कि 2 है, ये 5, ये तो ऊंचाई है। R1 हमारा 5 मीटर है, मीटर में है तो सही है ये। 5 स्क्वायर है तो 5 गुणा 5 लिखिए। ऊंचाई कितनी है इसकी, टंकी की ऊंचाई, ये इसकी गहराई, इसकी ऊंचाई है 2 मीटर, और बटे में R2 पे आ जाएगी। R2 कितना रहेगा, ये रहेगा 0.1, तो मैं 0.1 तो लिख दूंगा, लेकिन स्क्वायर है क्योंकि, तो 2 बार लिखना पड़ेगा 0.1 को। और H2 ऊंचाई कितनी है इसमें, 3000 मीटर है, तो 3000 में नीचे लिख दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं। तो 5 गुणा 5 गुणा 2 बटे में हमारा कितना है, अगर इस पॉइंट को हटा दें तो ऊपर लगाएंगे कितने डिजिट पे, 1 डिजिट पे 10 लगा देंगे। फिर इस पॉइंट को हटा दें तो ऊपर लगा देंगे 1 डिजिट पे 10। और नीचे क्या है, नीचे है हमारा 3000। और क्योंकि अब 1 गुणा 1 बचेगा, पॉइंट हटाने के बाद जब आप ऊपर 10 लगा लेंगे 2 बार, इसका और इसका, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे ऊपर, नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे, इसका हटाएंगे तो फिर एक और 10 लगाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप इस पॉइंट को हटा लेंगे तो आप ऊपर 2 बार 10 लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर 0.1 2 बार लिखा हुआ है ना। जब इन दोनों पॉइंटों को काटेंगे आप, क्योंकि 1 डिजिट पे तो 10 लगाते हैं, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी 2 बार है। अब क्योंकि ये 1 गुणा 1 बचा है, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा फिर 3000 में कर देंगे तो आपको 3000 मिलेगा। तो 0 से 0 कटेगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा। अब आपको मिल जाएगा 5 एकम 5 और 5 6 30 मिल जाएगा। तो अब आपको क्या मिला, ये मिला 5 दूनी, या 2 से भी काट लीजिए, 2 3 6, तो आपको मिला 5/3। ये जो 5/3 आया है, इतने घंटे में 5/3 इतने घंटे में जो है ये टंकी भर जाएगी। तो 5/3 घंटे आ गया है। अगर आप इसको मिनट में बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए कैसे बदल सकते हैं। जब आप इसको घंटे से मिनट में बदलेंगे तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर इस 5/3 को हम 60 से गुणा कर दें, 5/3 को अगर हम 60 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 20 पंचे 100 मिनट। तो मतलब मैंने 5/3 घंटे आया था, 60 से गुणा कर दिया तो ये किससे बदल गया, सीधा बदल गया मिनट में। यानी कि 100 मिनट बाद ये जो टंकी है वो भर जाएगा इस पाइप के द्वारा। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार से इसको समझना था और आपको कैलकुलेशन करना था। तो इस प्रकार से जब आप इसको समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा।